like a Hellcat. पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम कीरा को तेत्सु के साथ शॉपिंग करते हुए देखते हैं, जहां जब तेत्सु एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेकलेस कीरा को पहनाने के लिए बोलता है तो वो साफ मना कर देती है, क्योंकि वो नेकलेस सिल्वर का था, जिस चीज से वैम्पायर्स को सख्त नफरत है। इसलिए तेत्सु के ना रुकने पर वो उसका हाथ झटक देती है और फिर वहां से चली जाती है, जिसके इस सब बिहेवियर से तेत्सु काफी ज्यादा हैरान था। देन ये दोनों बाहर आकर वॉक करने लगते हैं, जहां इनके बीच थोड़ी बहुत बातें चल ही रही थी कि तभी बहुत सारी चिंगादर्स इनके ऊपर अटैक कर देती हैं, जिस वजह से कीरा तुरंत अपनी वैम्पायर फॉर्म में आकर तेत्सु को बचाने लगती है। यानी वो तेत्सु को कवर कर लेती है और फिर उन सभी चिंगादर्स को वहां से मार के भगाने लगती है। पर जब वो सभी चिंगादर्स वहां से चली जाती हैं तो तब तेत्सु कीरा की पर्पल आइज देख लेता है और फिर काफी ज्यादा शॉक होता है। कीरा को भी जब ये बात रियलाइज होती है कि वो तेत्सु के सामने अपनी वैम्पायर फॉर्म में आ चुकी है, इसलिए वो तुरंत उठकर अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है और कुछ बोलती नहीं। कि तभी हम देखते हैं कि माइक भी इन दोनों को दूर से देखकर खुश हो रहा था। इसका मतलब कि ये सब माइक ने जानबूझकर करवाया ताकि कीरा अपनी वैम्पायर फॉर्म में तेत्सु के सामने आ सके। तेत्सु तभी वापस घर आकर अपनी सभी वैम्पायर्स बुक रीड करता है, जिसमें लिखा होता है कि पर्पल आइज होना, स्टील और ऑनियन से एलर्जी होना, ये सब वैम्पायर होने की निशानी है, जो कि सब वो ऑलरेडी कीरा के अंदर देख चुका है। इसलिए तेत्सु यहाँ बहुत अच्छे से कंफर्म हो जाता है कि कीरा एक वैम्पायर है। इसलिए वो नेक्स्ट डे कीरा को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ कीरा तो तेत्सु के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, पर तेत्सु नहीं। और फिर वो फाइनली कीरा से पूछ ही लेता है कि क्या तुम एक वैम्पायर हो, जिस पर जब कीरा कुछ नहीं बोल पाती तो तेत्सु उसको सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। एक तरह से वो कीरा से उसकी वैम्पायर आइडेंटिटी होने की वजह से ब्रेकअप कर लेता है, जिस बात से कीरा को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। इसलिए वो मिस मारिया के हस्बैंड के पास आकर पूछती है कि आप एक वैम्पायर कैसे बने, यानी आप जब इंसान थे तो तब क्या आप सच में मिस मारिया को बहुत ज्यादा पसंद करते थे उनकी वैम्पायर आइडेंटिटी को जानने के बाद भी। जिस पर वो बोलते हैं कि हाँ, ये बात सच है कि मैं मारिया को बहुत ही ज्यादा लव करता हूँ, पर मैं वैम्पायर तब बना जब मैं उससे बचकर भाग नहीं पाया था। यानी जब मारिया ने लव कन्फेशन के बाद मुझे अपने वैम्पायर होने के बारे में बताया था तो ये सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था और मारिया से बचकर भागने की कोशिश कर ही रहा था, पर उसने मुझे जबरदस्ती पकड़कर बाइट करके वैम्पायर बना दिया। तो ये सुन कीरा हैरान रह जाती है और पूछती है कि क्या आप उन दिनों को मिस करते हो जब आप एक इंसान थे, जिस पर वो बोलते हैं कि हाँ, कभी कभी। तो ये सुन कीरा को और भी ज्यादा बुरा फील होने लगता है, इसलिए वो अपने रूम आकर बोलती है कि काश मैं एक वैम्पायर ना होते हुए बल्कि एक इंसान होती तो आज तेत्सु मुझे कभी छोड़ के नहीं जाता। और फिर वो तेत्सु के घर के बाहर आकर अपना वही लॉकेट जो उसको बचपन में तेत्सु ने दिया था उसे तेत्सु के डोर पे लटका के चली जाती है और फिर बहुत ही ज्यादा दुखी होकर चलने लगती है, जिसे पीछे से माइक भी देखता है और उसी बैड वैम्पायर को कॉल करके सारी सिचुएशन के बारे में बताता है, जो इस मूवी का मेन विलन है। पर जब वो बैड वैम्पायर कॉल पर माइक के ऊपर गुस्सा करता है तो माइक कॉल कट करने के बाद बोलता है कि मुझे बॉस के साथ काम करते हुए पूरे 700 साल हो चुके हैं, पर इन्होंने आज तक मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। कीरा एक जगह रुककर कुछ सोचने लगती है, जिसके पास मिकी आती है और फिर वो कीरा की सभी बातें सुनकर उसे दिलासा देती है। जिसके बाद जब ये दोनों लड़कियां वापस घर आ रही थी कि तभी इन दोनों के सामने माइक आके खड़ा हो जाता है, जिसकी पर्पल आइज देख के ये दोनों समझ जाती है कि माइक भी एक वैम्पायर है। और फिर जब माइक कीरा को अपने साथ लेकर जाने लगता है, पर मिकी उसे कहीं नहीं जाने देती, बल्कि माइक के ऊपर चढ़कर वैम्पायर वीक पॉइंट को प्रेस करने की कोशिश करने लगती है, जिसके बारे में उसको मिस मारिया ने बताया था। जिसके बाद फिर माइक वहीं बेहोश हो जाता है, पर जब मिकी टर्न होती है तो वो देखती है कि दूसरा वैम्पायर कीरा को अपने साथ लेकर वहां से गायब हो गया। ये सब देख मिकी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है कि तभी माइक भी वापस जाग जाता है और बोलता है कि तुम ऑलमोस्ट वैम्पायर वीक पॉइंट को प्रेस करने ही वाली थी, पर अफसोस तुम 1 सेंटीमीटर से चूक गई। और फिर वो मिकी को पकड़कर उसे बाइट कर लेता है, जिसके चिल्लाने की आवाज
जब जैसी कीरा के ग्रैंडपा को आती है तो वो भी यहाँ काफी ज्यादा शॉक होते हैं। दूसरी तरफ तेत्सु को अपने डोर पर कीरा का लॉकेट मिलता है, जिसे देख पहले तो वो कोई रिएक्शन नहीं करता, मगर फिर घर के अंदर आने के बाद उसको कीरा की बहुत ही ज्यादा याद आने लगती है। यानी उसे कीरा हर जगह दिखती है कि वो कैसे तेत्सु को बहुत ही ज्यादा लाइक करती थी। इसलिए तेत्सु भागता हुआ कीरा के घर की तरफ जाने लगता है, मगर जब वो घर पहुंचता है तो उसे कीरा के ग्रैंडपा सारी बात बताते हैं कि कीरा किडनैप हो चुकी है और तेत्सु को एक वैम्पायर को मारने वाला वेपन देते हैं, जिसे देख तेत्सु हैरान था। और वहीं दूसरी तरफ हमें कीरा को दिखाया जाता है जिसने एक पुरानी ड्रेस पहनी हुई थी। जब वो होश में आती है तो तब उसको अपने सामने वही वैम्पायर दिखता है जिसने कीरा के पेरेंट्स को जान से मारा था। इसलिए कीरा यहाँ बहुत बुरी तरह शॉक रह जाती है और भागने की कोशिश करती भी है, मगर हर तरफ वैम्पायर होने की वजह से वो भाग नहीं पाती। इस बैड वैम्पायर का नाम डेरेक है, जो कि कीरा को बताता है कि उसने कीरा का बहुत सालों तक वेट किया। कीरा पूछती है कि मतलब, तो इस पर वो बताता है कि तुम बिल्कुल अपनी ग्रैंड माँ की तरह दिखती हो, जिसे मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, पर उसे तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझसे छीन लिया। पर अब देखो तुमने फिर से इस दुनिया में जन्म लिया है, वो भी सिर्फ मेरे लिए। कीरा कहती है कि नहीं, तुम एक खूनी हो जिसने मेरे पेरेंट्स की जान ली थी। तो इस पर डेरेक बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को मैंने इसलिए जान से मारा क्योंकि वो वैम्पायर रूल्स को तोड़कर इंसानों की तरह जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कोई भी वैम्पायर इंसानों के बीच नहीं रह सकता। अब तुम अपने बॉयफ्रेंड को ही देख लो, यानी उसे जब जैसी पता चला कि तुम एक वैम्पायर हो तो उसने तुम्हें तभी छोड़ दिया। कीरा डेरेक की बातों को झुठलाने लगती है, तो इस पर वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें लव बाइट करके हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। और फिर जब जैसे डेरेक कीरा को पीछे गिराकर उसे जबरदस्ती लव बाइट देने ही वाला था, मगर तभी वहाँ एंट्री होती है तेत्सु, मिस मारिया और उनके हस्बैंड की, जो कि अपने अपने हथियार लेकर सभी बैड वैम्पायर से फाइटिंग के लिए तैयार होते हैं। और फिर मिस मारिया के मिसाइल लॉन्च करते ही इन सभी के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। मौका देखते ही तेत्सु कीरा को बाहर लेकर आता है और वहां से भागने की जगह ढूंढने लगता है, पर वो उसे मिल नहीं पाती कि तभी इतने में डेरेक भी वहां आ जाता है, जिसे देखिए दोनों शौक थे। और फिर तेत्सु कीरा के ग्रैंडपा का दिया हुआ वही वेपन बाहर निकालता है जिससे डेरेक को मारा जा सकता है। और फिर वो डेरेक के पास आकर उसको उस वेपन से मारने की कोशिश करने लगता है, बट ऑब्वियसली तेत्सु डेरेक से फाइट नहीं कर पाता। और फिर जब जैसी डेरेक तेत्सु को खत्म करने ही वाला था कि तभी कीरा डेरेक से बोलती है कि तुम प्लीज तेत्सु को छोड़ दो, इसके बदले में तुम्हारी वाइफ बनने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुन डेरेक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर जब जैसे वो कीरा को लव बाइट देने ही वाला था, मगर तभी कीरा बहुत ही चालाकी से उस वेपन को डेरेक के पेट में घुसा देती है, जिससे फाइनली डेरेक का अंत हो जाता है। यानी यहाँ वो उस वेपन के लग जाने की वजह से मर जाता है। जिसके बाद अब हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं क्योंकि माइक और मिकी की शादी हो रही है। यानी माइक को मिकी स्टार्टिंग से ही पसंद थी, इसलिए माइक ने मिकी को बाइट करके वैम्पायर बना दिया था। जिसके बाद कीरा और तेत्सु साथ में बैठकर बातें करते हैं, जहां तेत्सु कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए एक वैम्पायर बनना चाहता हूँ ताकि हम दोनों हमेशा साथ में खुश रह सकें। लेकिन कीरा साफ मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि तेत्सु उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाए, जिसके बाद उसको भी मिस मारिया के हस्बैंड की तरह पछतावा हो। बट तेत्सु कीरा की एक नहीं सुनता और बोलता है कि वो एक बहुत ही अच्छा वैम्पायर बन के दिखाएगा, इसलिए कीरा प्लीज उसको भी एक वैम्पायर बना दे। बट कीरा फिलहाल कुछ नहीं बोलती। रात में दोनों साथ में होते हैं, जहाँ कीरा तेत्सु को देखते हुए बोलती है कि मैं तुमको बहुत ही ज्यादा लाइक करती हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें अपने स्वार्थ के चक्कर में चेंज कर दूं। इसलिए कीरा अपने हेड को तेत्सु के हेड से मिलाकर तेत्सु की सारी मेमोरीज इरेज कर देती है। यानी तेत्सु ने जो जो कीरा के साथ टाइम स्पेंड किया था वो सभी अब वो भूल चुका है। अब सीन हमें पूरे 1 साल के बाद दिखाया जाता है, जहाँ मिस मारिया कीरा से पूछती है कि जब तेत्सु तुम्हारे लिए वैम्पायर बनने के लिए तैयार था तो तुमने उसकी मेमोरीज को इरेज क्यों कर दिया। जिस पर कीरा बताती है कि इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तेत्सु मेरे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस करे, जिसका फिर उसको बाद में पछतावा हो। दूसरी तरफ कीरा के ग्रैंडपा और मारिया के हस्बैंड दोनों साथ में बैठकर FM सुन रहे थे, जिसमें जब जैसे बताया जाता है कि सुपरस्टार तेत्सु पूरे 1 साल के बाद वापस उनकी सिटी आ रहा है, तो
तो ये सुन वो दोनों काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। एक्चुअली तेत्सु अब एक बहुत ही फेमस सिंगर बन चुका है, इसलिए कीरा की फैमिली कीरा से झूठ बोलकर उसको तेत्सु के पास भेजती है, ये कहकर कि एक सिंगिंग कॉन्सर्ट में हमें पेस्ट्रीज डिलीवर करनी है। जहाँ मारिया के हस्बैंड कीरा को ये भी समझाते हैं कि वो एक वैम्पायर बनने के बाद बिल्कुल भी दुखी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उन्हें एक बहुत ही अच्छी फैमिली मिली। देन कीरा को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ तेत्सु जो कि अब एक फेमस सिंगर बन चुका है, वो अपने फैंस के सामने सिंगिंग स्टार्ट करने वाला होता है कि तभी कीरा भी वहाँ आ जाती है, जो कि तेत्सु को अपने सामने देखकर हैरान थी। तेत्सु सिंगिंग से पहले अपनी ऑडियंस को बताता है कि मैं ये सॉन्ग उस लड़की को डेडिकेट करना चाहता हूँ जो रोज मेरे सपने में आती है। मैं उस लड़की से कभी मिला तो नहीं, पर ऐसा फील होता है कि जैसे मैं उसे काफी ज्यादा लाइक करता हूँ। और फिर वो सॉन्ग सिंग करना शुरू करता है जिसमें वो सिर्फ कीरा की ही तारीफ कर रहा था। और फिर जब जैसे वो देखता है कि जिस लड़की को वो रोज अपने सपने में देखता है वो बिल्कुल उसके सामने खड़ी है, तो ये देख वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हैरानी से बोलता है कि क्या तुम सच में हो। पर कीरा बिना कोई जवाब दिए भागती हुई बाहर आ जाती है, जिसके पीछे पीछे तेत्सु भी आता है और कीरा को रोककर बोलता है कि तुम रोज मेरे सपने में आती हो, ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर कैसे ये मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही फील करती हो? जिस पर कीरा कहती है कि ये फर्स्ट टाइम है जब मेरी पावर ने काम नहीं किया हो। तेत्सु पूछता है कि मतलब, और फिर वो कीरा से उसका नाम पूछने लगता है, जिस पर जब कीरा टर्न होकर अपना नाम बताती है तो तब तेत्सु कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो इस पर कीरा भी स्माइल करते हुए बोलती है कि हाँ मुझे भी। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है और अब हम देखते हैं कि ये सभी लोग खुशी खुशी मिलकर बेकरी शॉप में काम कर रहे हैं, जहाँ मिकी माइक के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होती है, तो वहीं कीरा तेत्सु के साथ, क्योंकि अब तेत्सु भी एक वैम्पायर बन चुका है जिसकी नेक पे लव बाइट का निशान है। ग्रैंडपा न्यू मेडिसिन इनवाइट करते हैं और मारिया एंड उनका हस्बैंड कस्टमर्स को पेस्ट्रीज सर्व करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि अब कीरा एंड तेत्सु की एक छोटी सी बेबी भी है, जो कि वो भी एक क्यूट वैम्पायर है, जिसे देख वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। There was a time when you had me